नमस्कार, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम जुडिशरी के एग्ज़ाम की, और अब तो जुडिशरी और हायर जुडिशरी, साथ ही साथ हम बात करते हैं एपीओ की और जेलों की। यानी हमारे पास लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो 4 हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है। उसके साथ ही साथ एसबीआई बैंक में भी लॉ ऑफिसर की आती है, लगभग सभी बैंकों में ऑफिसर्स की भी जॉब आती है। लेकिन जो सभी बैंकों में ऑफिसर्स की जॉब आती है उसके लिए इन चीज़ों का इतना डिटेल होना जरूरी नहीं है जितना कि बाकी की जुडिशरी के लिए ज़रूरी होता है। तो उसी के साथ चलते हैं। आज जो मैं चैप्टर लेके आई हूँ वो बात करेगा रिवीजन, रेफरेंस और रिव्यू। साथ ही साथ इसके साथ हम देखेंगे कि क्रिमिनल में क्या प्रोसीजर रहता है और सिविल में क्या रहता है। अर्थात हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा पार्ट नंबर 8 रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, सीपीसी का। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 30 ऑफ सीआरपीसी 1973। अर्थात आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे साथ चलेगी क्रिमिनल और सिविल, और हमें देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जो चैप्टर मैं लेके आई हूँ ये हायर जुडिशरी में भी काम आएगा, ये लोअर जुडिशरी में भी काम आएगा। इवन तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एपीओ के एग्जाम में काम आएगी, क्योंकि वहाँ सीपीसी नहीं आता बट सीआरपीसी वहाँ पे काम आएगी। उसके साथ ही साथ अभी जेलों के इंटरव्यू आए हुए हैं, उन इंटरव्यू वालों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इवन तो इंडिया की किसी भी जुडिशरी में जाओगे आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत काम का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीपीसी। तो आप अपने दोनों बैरेक्ट ओपन करके बैठ जाइए। दोनों बैरेक्ट कौन से? सीआरपीसी का भी और सीपीसी का, क्योंकि हमें दोनों को साथ लेके आज चलना है। सबसे पहले आता है हमारे पास, क्या आता है? वही रेफरेंस, रिवीजन, रिव्यू, जो बात करता है पार्ट 8 के अंदर 113, 114, 115 के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले रेफरेंस। क्या आता है, कैसे होता है? जब भी आप इस रेफरेंस को पढ़ते हो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जिसने कहीं बार पढ़ लिया है उसको तो पता है, लेकिन जब पहली बार पढ़ते तो नहीं समझ में आता किसकी बात कर रहा है। तो आता है सबसे पहले कि चाहे वो सीआरपीसी हो चाहे वो सीपीसी हो। क्या कहा मैंने? चाहे वो सीआरपीसी हो चाहे वो सीपीसी हो। सीआरपीसी के अंदर कहाँ से कहाँ तक है अपना? 395 से 405। तो 113 के साथ हम ऑब्लिक करके क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सीआरपीसी सेक्शन नंबर 395। अर्थात यहाँ पर जो 113 है वही सीआरपीसी के अंदर क्या है? 395 है। तो 395 सीआरपीसी कहती है रेफरेंस और 113 सीपीसी कहती है रेफरेंस। और दोनों ही रेफरेंस कहाँ होगा? तो लिखिए, चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो। क्या कहा? सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, दोनों कंडीशन में रेफरेंस हाई कोर्ट में होगा। क्या कहा? दोनों ही कंडीशन में रेफरेंस हाई कोर्ट में होगा। तो सिविल हो चाहे क्रिमिनल, रेफरेंस ऑलवेज हाई कोर्ट, ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोर्ट ऑफ सेशन ना ही डीजे कोर्ट, ओनली हाई कोर्ट में होगा। हाई कोर्ट में जाने से पहले मैं कहूँगी कि मैं जो पढ़ा रही हूँ इसमें देखिए फटाफट पढ़ा रही हूँ, है ना, लाइन से पढ़ा रही हूँ। तो कई बार फ्लो में कोई सेक्शन मन में चल रहा है 148 और निकल जाता है 248, तो उसको डीम्ड कर लेना कि मैम वो कहना चाह रही है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे वापस उसको ठीक नहीं कर सकते। लाइव क्लास में कहते भैया ठीक करो, वो नहीं होता, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखिएगा ना। तो क्या कहा? हाई कोर्ट में होगा दोनों में। अब हाई कोर्ट में करेगा कौन? दूसरा सवाल कहता है कौन करेगा, तो कहता है तो पहला कहाँ होगा और सेकंड आता है कौन करेगा। कौन करेगा? सबऑर्डिनेट कोर्ट। कौन करेगा? सबऑर्डिनेट कोर्ट करेगा। सबऑर्डिनेट कौन कौन हो सकता है? तो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट इन अ क्रिमिनल मैटर। क्या कहा? इन अ क्रिमिनल मैटर हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट कौन होता है? सेशन कोर्ट हो सकता है, एडिशनल सेशन कोर्ट हो सकता है, असिस्टेंट सेशन कोर्ट हो सकता है, सीजेम हो सकता है, एसीजेम हो सकता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है फर्स्ट क्लास हो सकता है, सेकंड क्लास, ये है क्रिमिनल में। और सिविल में कौन सबऑर्डिनेट हो सकता है? डीजे कोर्ट हो सकता है, सीनियर सिविल कोर्ट है और सिविल कोर्ट है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को रेफरेंस करेगा। क्या करेगा? हाई कोर्ट को रेफरेंस करेगा। किस मामले में करेगा? तो पहला कहाँ करेगा, दूसरा कौन करेगा और तीसरा किन मैटर्स में करेगा। तीसरा सवाल क्या है अपने? किन मैटर्स में करेगा। इसको अभी रखते हैं एक बार, ठीक है। तीसरा आता है किन मैटर्स में करेगा। क्या कहता है कि वो कोई डिसीजन दे रहा है, किसको देखकर? 3 बातें हैं, अंडरलाइन कीजिए, एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशंस।
या फिर इस एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन के किसी प्रोविजंस की बात कर रहे हैं और उस प्रोविजन को देख के लगता है कि मेरे द्वारा जो डिसीजन दिया जाना है वो डिसीजन या तो इनवैलिड हो सकता है या इनऑपरेटिव, 2 वर्ड यूज किया गया है, इनवैलिड या इनऑपरेटिव। तो क्या कह रहा है, ये कहता है कि उसको कोई डिसीजन देना है और वो डिसीजन देने के लिए जो काम वो कर रहा है उस डिसीजन को देने के लिए कोई एक्ट ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन देखता है और या उसके कोई प्रोविजंस को देखता है और वो देखता है कि इसको फॉलो करता हूँ तो शायद मैं वो डिसीजन नहीं दे पाऊँ जो मुझे देना है। और मैं जिस हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट हूँ, क्या लाइन यूज की गई, मैं जिस हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट हूँ। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि राजस्थान का अगर कोई कोर्ट है तो राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन देखेगा, गुजरात का कोई कोर्ट है गुजरात का सबऑर्डिनेट कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट को देखेगा, दिल्ली का कोई कोर्ट है तो दिल्ली हाई कोर्ट को देखेगा। तो क्या कहता है वो कि भैया मैं जिस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हूँ उस हाई कोर्ट ने इस एक्ट, इस ऑर्डिनेंस, इस रेगुलेशन के बारे में, इसके प्रोविजंस के बारे में अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट महोदया के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसमें कोई तरह का लीडिंग केसेस नहीं आया, लीडिंग जजमेंट नहीं दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट अकेला क्यों, सबऑर्डिनेट वर्ड यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, तो क्या सबऑर्डिनेट वर्ड यूज करने की जरूरत है, नहीं। तो बोला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। ऐसा क्यों बोलते पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 141 कहता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो लीडिंग जजमेंट देंगे वो इंडिया के सभी कोर्ट मानने के लिए बाउंड है, बट सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने मैटर को मानने के लिए बाउंड नहीं है। क्यों, अगर सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो गई तो नई डिसीजन कैसे आएंगे। तो क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट अपने ही मैटर को मानने के लिए बाउंड नहीं है, बट जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो 141 कहता है उसके लिए बाउंड है। इसलिए बताएं आर्टिकल 141 को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया लॉ, यानी अपना पार्लियामेंट बनाता है, मतलब लोकल बनते हैं तो स्टेट लेवल लेजिस्लेचर बनाती है, अन्यथा पार्लियामेंट बनाती है। 141 को ये भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया लॉ। तो क्या कहा, कितना अच्छा बोला कि रेफरेंस कहाँ होगा, हाई कोर्ट में होगा। कौन करेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट करेगा। किस संबंध में करेगा, किसी एक्ट, रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस से संबंध में करेगा। अब एक शब्द आया ऑर्डिनेंस, क्या वर्ड आया, ऑर्डिनेंस। अंडरलाइन कीजिए, ऑर्डिनेंस किया, ऑब्लिक करके लिखिए। आर्टिकल 123, आर्टिकल 213, क्या लिखा, आर्टिकल 123, आर्टिकल 213। क्या है इन दोनों में, 123 जो है वो अपने कौन कराती है, 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस देता है और 213 में कौन देता है, गवर्नर। कैसे याद किया इसको तो पता है, 1 2 3 213, 2 को आगे निकाल लो या 1 को पीछे कर लो। सेम वैसे 2 और आर्टिकल है जो 211 और 212 कहता है। अब जाके मैच कीजिएगा, उसमें आ जाता है 1 को आगे निकाल लीजिए, यानी ये तीनों ही सिमिलर चलते हैं। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये 3 आर्टिकल बात करता है स्टेट की और ये 3 बात करता है सेंट्रल की, यानी यूनियन की। और जो बात यहाँ सेंट्रल लेवल की है वो यहाँ स्टेट की है, फिर सेंट्रल की है, फिर स्टेट की, फिर सेंट्रल की, फिर स्टेट की। ये सब क्या है, आर्टिकल है। और ये आर्टिकल कहाँ दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। और ये बताता है सुप्रीम क्या कहते हैं, जुडिशरी एक पार्लियामेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी, पार्लियामेंट जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करेगी, अर्थात जुडिशरी क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर के बीच इंटरफेयर नहीं करेगी और लेजिस्लेचर जो है जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन मेरा जो बताने का लॉजिक वो ये था कि देखिए 1 2 1 1 2 2 1 2 3, 1 को पीछे डाल दीजिए और 2 को आगे लिए, 2 आगे लेके आ गए। सेम ये सिमिलर आर्टिकल है, कभी मूड टाइम हो ना तो एक बार देखिएगा इसको, है ना। तो क्या कहा, यहाँ पे ऑर्डिनेंस वर्ड आया तो मैंने आपको ऑर्डिनेंस बता दिया कि प्रेसिडेंट कहाँ देता है और गवर्नर कहाँ देता है। अब ये क्यों देता है जरूर पढ़िएगा, इस ऑर्डिनेंस के पीछे क्या लॉजिक है कि इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ जी, तो क्या कहा कि जब वो एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस दिखता है, उसको लगता है प्रोविजंस नहीं है, मैं जिस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हूँ उसने कुछ नहीं दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, तो वो क्या करेगा, उस मैटर में रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट को भेजेगा। हाई कोर्ट से कहेगा आप बताइए इस मैटर में मुझे क्या करना चाहिए। अब यहाँ ध्यान रखना, जब हाई कोर्ट उस मैटर को डिसाइड कर लेता है तो अब डिसीजन वही देना है जो हाई कोर्ट फाइनल करता है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो बोला ये बात हमारी लिखी हुई है ऑर्डर नंबर, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ डिफाइन किया हुआ है, यहाँ तो सिर्फ डिफाइन किया हुआ है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ऑर्डर नंबर 46 में। और ऑर्डर 46 में कितने रूल दिए हुए, 7 रूल दिए गए हैं। और ये सीआरपीसी,
395 और सीआरपीसी में ये बात लिखी है 396 में। कहाँ लिखी हुई है? सीआरपीसी 396। अर्थात हमने क्या देखा? सीपीसी 113 रीड विद ऑर्डर नंबर 46, सीआरपीसी 395 एंड 396। ये चारों के चारों बात एक सिविल के रेफरेंस की बात करता है, एक क्रिमिनल के रेफरेंस की बात करता है। और ये रेफरेंस जो है ये आता रहता है एग्जाम में। तो आपके आज के बाद रेफरेंस कभी गलत नहीं होगा कि रेफरेंस कहाँ होता है, रेफरेंस कौन करता है, रेफरेंस किन मैटर्स में होता है और उसके पीछे मंशा क्या होती है। और जब रेफरेंस आता है तो उस अकॉर्डिंग आपको जजमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सीआरपीसी तो 2 सेक्शन है, 395 396, लेकिन सीपीसी के अंदर इसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? इसका प्रोसीजर दिया गया है ऑर्डर नंबर 46। ऑर्डर नंबर 46 रूल नंबर 1, 2 का 5, क्योंकि 6 एंड 7 जो रूल है वो किसकी बात करता है? वो रिवीजन की बात करता है। किसकी बात करता है? रिवीजन की बात करता है, पुनरीक्षण की बात करता है। ठीक है, अब अगला एक सवाल आता है कि क्या रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन पार्टीज भी लगा सकती है? भाई अभी तो मैंने बताया कि रेफरेंस सबऑर्डिनेट कोड करता है, तो क्या रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन पार्टीज भी लगा सकती है? हाँ जी, रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन पार्टी भी कह सकती है कि सब इसमें मैटर में रेफरेंस किया जाए। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है आपके ऑर्डर नंबर 46 रूल नंबर 1 में। कहाँ लिखी हुई है? ऑर्डर नंबर 46 रूल नंबर 1 पढ़ेंगे तो आपको ये बात देखने को मिलेगी कि पार्टी भी कह सकती है रेफरेंस के लिए। तो क्या समझा? रेफरेंस सिविल में कहाँ होता है? क्रिमिनल। और दोनों में सबसे अच्छी कॉमन बात क्या है? चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल, रेफरेंस ऑलवेज हाई कोर्ट में होगा। कहाँ होगा? रेफरेंस ऑलवेज हाई कोर्ट में होगा। ठीक है, चलिए अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, मैम ये रेफरेंस किस मैटर में होता है? अपील वाले में? ये रेफरेंस किस मैटर में होता है? रिवीजन वाले में? ये रेफरेंस किस मैटर? रिव्यू वाले में? ये किस में होता है? हम तो अभी तो डिसीजन देने से पहले ही पूछ रहे हैं, तो किसी भी मैटर में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ये था आपके पास सबसे पहले सेक्शन 113 और देन आगे आपके ये। अब चलते हैं हम आगे सेक्शन नंबर 114। क्या कहता है? रिव्यू। सबसे पहली बात लिखिए, क्रिमिनल मैटर में रिव्यू नहीं होता है। क्रिमिनल मैटर में रिव्यू नहीं होता है। तो अपने को एक सेक्शन तो कम पढ़ना पड़ा, टेंशन ही खत्म। क्या कहा मैंने? एक सेक्शन अपन को कम पढ़ना पड़ा तो अपना टेंशन ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल में रिव्यू होता ही नहीं। ये इंटरव्यू का सवाल है, आता रहता है और बच्चे फटाफट में बोल देते हैं क्योंकि रिव्यू उसी कोर्ट में होता है, सेम कोर्ट में होता है, तो इसमें दिक्कत आ जाती है। तो पहला ये होता नहीं। सेकंड, रीड विथ। क्या करेंगे अपन? रीड विथ ऑर्डर नंबर 47। ऑर्डर नंबर 47 बहुत काम का है। इंडिया के किसी भी जुडिशरी में जाओगे बहुत काम का ये ऑर्डर नंबर 47। किसके साथ पढ़ा? इसके साथ। तो पहला क्रिमिनल में नहीं होता है और सेकंड सेक्शन नंबर 114 का, सेक्शन नंबर 114 का प्रोसीजर कहाँ है? ऑर्डर 47 में। ठीक है, अब आता अपना क्लास सवाल। रिव्यू कहाँ होता है? क्या कहा? इन विच कोर्ट? सेम कोर्ट। जिसने ट्रायल की उसी कोर्ट में रिव्यू होगा। पहला, रिव्यू कहाँ होता है? रिव्यू वही होगा जिस कोर्ट ने ट्रायल की उसी कोर्ट में रिव्यू होता है। रिव्यू डिसीजन के बाद ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड, रिव्यू किन मैटर्स में होगा? इन विच मैटर्स? विच मैटर्स? नंबर 1, अपील होती है उस मैटर में होगा, अपील नहीं होती है उसमें भी होगा। अर्थात रिव्यू उस मैटर में हो सकता है जिसमें चाहे अपील हो चाहे नहीं हो, आप उसकी भी कर सकते हो, किसी भी मैटर में रिव्यू कर सकते हो। अब अगला सवाल आता है, रिव्यू क्यों किया जाता है? उसकी ऑब्जेक्ट क्या है? तो आता है रिव्यू न्यू फैक्ट्स। क्या कहा? न्यू फैक्ट्स की रिकवरी होने पर। प्रोसीडिंग कर दी, कोई नया फैक्ट आ गया तो उसके लिए रिव्यू किया जाता है। तो आपके पास आया रिव्यू कहाँ होता है, किन मैटर्स में हो सकता है, कहाँ किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, कि सब न्यू फैक्ट्स आए इसलिए रिव्यू किया जाता है। ये सब बातें आपको कहाँ मिलेगी? सेक्शन नंबर 114 में आपको मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। देन आता है आपके पास एक सवाल, रिव्यू की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 रिव्यू और आते हैं। सीआरपीसी तो है नहीं तो अब क्या करें? कोई कहते रिविला मैम की आदत है कोरिलेट कराएगी, तो एक कोरिलेशन और याद आ गया मेरे को। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 का 2 और आर्टिकल 137
बहुत शानदार चीज़ है ये। क्या है ये? आर्टिकल 13 का 2, आर्टिकल 137, वहाँ पर भी रिव्यू की बात होती है, लेकिन आर्टिकल 13 का 2 कहता है जुडिशियल रिव्यू। कैसी रिव्यू की बात करता है? जुडिशियल रिव्यू। और 137 का कहता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एक आता है भैया 13 का 2 और एक आता है आपका 137 आर्टिकल। फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये भी रिव्यू है, ये भी रिव्यू है, फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो आर्टिकल 13 का 2 कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। कैसा रिव्यू होता है? जुडिशियल रिव्यू। और ये कैसा रिव्यू? 137 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन का रिव्यू है। अर्थात जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे देता है तो उसके आगे ना तो अपील होगी और ना ही उसकी रिवीजन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? तो उसी मैटर का रिव्यू किया जा सकता है। और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जब भी पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाती है, क्या कहा? जब भी पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाती है, उस एक्ट का जुडिशियल रिव्यू किया जाता है कि कहीं उस एक्ट के प्रोविजन हमारे फंडामेंटल राइट को डैमेज तो नहीं करते हैं। क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जब भी फंडामेंटल राइट्स बन चुके हैं, अर्थात ये पार्ट बन चुका है, पार्ट 3 बन चुका है, अब आप ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकते, ना तो पार्लियामेंट और ना ही लेजिस्लेचर, जिससे हमारे फंडामेंटल राइट को डैमेज हो। तो कौन डिसाइड करेगा, कौन देखेगा? तो उन एक्ट्स का होगा जुडिशियल रिव्यू। तो हमने क्या देखा? एक रिव्यू जो कोर्ट में होता है सिविल में, दूसरा रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का 137 में, और तीसरा जुडिशियल रिव्यू जो कि किसकी बात करता है? पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट की। क्यों किया जाता है जुडिशियल रिव्यू? ये देखने के लिए कि कहीं वो एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं, वो एक्ट जो है हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्ट तो नहीं है। यदि अनकंसिस्ट है तो आर्टिकल 13 बहुत अच्छी कहानी बताता है, बहुत लंबी कहानी बताता है, जो भी करोगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक रिव्यू यहाँ आया, एक ऑर्डर 47 आया, इसका प्रोसीजर, देन हमारे पास 2 रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन छुपे थे, उनको भी उठा के ले आए। हुआ क्या कि जब हाई जुडिशरी की प्रिपरेशन करोगे तो हाई जुडिशरी में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन जब लोअर जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हो तो एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, कंसेप्ट पता होंगे वो अपनी जगह, लेकिन निकालना है अगर आपको एग्जाम तो बैरेक्ट तो याद करना ही पड़ेगा। कई बच्चे कहते हैं हमें बैरेक्ट याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो रह ही जाते बेचारे। लोग रट लेते हैं, वो निकल जाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे क्या होते हैं? कॉलेज वाले होते हैं, उनको चीज़ें याद होती हैं, वो कम पढ़ते हैं, उनमें भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो कई बार ये हमें नहीं बोलना है कि हमें रटना है, हमें नहीं रटना है, हमें कंसेप्ट समझना नहीं। भैया मुझे सब लेके चलना है, मेरा द एंड ऑफ एक ही है, मेरा सिलेक्शन हो जाए, बाकी तो होता रहेगा, चलता रहेगा। अब जब सिलेक्शन की बात आती है तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन। अभी तो इन दिनों इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे लिए, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे लगता है क्या विचारे, पढ़ लो ना। क्वेश्चंस पुटअप करने वाले आप होते कौन हो? लॉ के ठीक है, पर्सनल क्वेश्चंस अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ सही कहा, यूट्यूब में मैं देख रही थी तो बीच में चीज़ें आती रहती ना। तो ऐसे कई कपल है जो दिन भर सुबह से शाम तक घर में क्या करते हैं वो दिन भर उसी का रिकॉर्डिंग करके डालते हैं। तो मैंने अपने टेक्निकल टीम से पूछा कि ये यार ऐसे क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि अपन जहाँ से आए ना, यूट्यूब तो हमने देखा तब जब हम खुद यूट्यूब पे आए, उससे पहले कहाँ जरूरत थी हमें। यूट्यूब पे पढ़ने वाले हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, किताबों से पढ़ के पास हो जाते थे। तो उसने कहा मैडम आज के समय में लोगों को दूसरों के लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए वो ज़्यादा व्यूज़ होते हैं उनके, और आपके व्यूज़ इसलिए क्योंकि लॉ वाले बच्चे, लॉ जब आएगा एग्जाम तभी देखेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी पर्सनल क्वेश्चन अलग रख दो, कोई लेना देना नहीं है, टू द पॉइंट आप पढ़ो। कई बच्चे कहते हैं आप एक्स्ट्रा बातें मत बोला करें, टाइम वेस्ट होता है हमारा, आप टू द पॉइंट पढ़ाया करें। आइए क्लास, अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन करें, फिर सब कुछ यूट्यूब पर पढ़ा दूँगी तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी क्या? अभी मैं कहूँगी मैं यही चीज़ें पढ़ाती हूँ, अभी आप स्किप करके आगे चले जाओगे। कुछ यूट्यूब वाले बहुत अच्छे भी होते हैं लोग, वो क्लियर कहते हैं भैया देखो इतने से इतने मिनट तक हमारा प्रचार होने वाला है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, चाहे तो देख सकते हैं, आपके लिए भी वही है। ठीक है, चलिए तो बात करें इस रिव्यू की। तो रिव्यू के अंदर आपको क्या सीखा आपने? सीपीसी में रिव्यू कहाँ है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्रिमिनल में रिव्यू नहीं होता है। इसलिए कैसे याद किया अपन ने? क्योंकि क्रिमिनल में रेफरेंस भी होता है, रिवीजन भी होता है, इन दोनों के बीच में रिव्यू आता है। और हायर जुडिशरी का एग्जाम दोगे तो सारी कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए, और लोअर जुडिशरी के लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए डायरेक्ट आपके टिप्स पे होनी ही चाहिए, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। चलिए तो 113 क्या कहता है? रेफरेंस। 114 क्या कहता है? रिव्यू। रीड विथ ऑर्डर नंबर 47। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारे पास रिवीजन।
इस रिवीजन के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये रिवीजन कहाँ कहाँ होता है। ये रिवीजन यहाँ पर भी है और रिवीजन हमारा CRPC में भी है। कहाँ पर है? 397। अब CRPC में एक चीज़ सिखाती हूँ आज मैं आपको। जब कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है ना रिवीजन की, वो 397 के अकॉर्डिंग लगती है। क्या कहा? जब कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है वो 397 के अकॉर्डिंग लगती है। फिर ये 397 का डिवाइड होता है आगे जाके, और वहाँ पे हम पढ़ते हैं 399, 400 और 401। वहाँ पे फिर 3 सेक्शन है। इसके आगे पीछे तो सेक्शन चलेंगे, ये 3 सेक्शन है। ये कहता है कि साफ रिवीजन सेशन कोर्ट में होगा, ठीक है। ये कहता है एडिशनल सेशन कोर्ट में कब हो सकता है, और ये कहता है हाई कोर्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे फिर 3 सेक्शन आ जाते हैं कि ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा। तो ये चीज़ें तीनों वहाँ पे चलती रहती है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि CRPC में दोनों जगह होता है, सेशन कोर्ट के पास भी हो जाता है और हाई कोर्ट के पास भी हो जाता है। लेकिन किसकी बात करते हैं? CPC में सिर्फ हाई कोर्ट में होगा। मेरे को क्या 401 थोड़ा कंफर्म करना था, हो गया। जबकि क्रिमिनल मैटर के क्रिमिनल तीनों होता है, आइए सिविल में, यानी CPC में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कहाँ पे होता है? हाई कोर्ट में। तो क्या देखा आपने कि सब CRPC में रिवीजन हाई कोर्ट में भी हो सकता है और सेशन कोर्ट में भी हो सकता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ हाई कोर्ट में होगा, अर्थात DG कोर्ट में नहीं होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा अपन, है ना, क्रिमिनल में जो अपना सेशन कोर्ट होता है वही हमारा सिविल के अंदर DG कोर्ट होता है। ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। क्या कहा? ये दोनों बराबर होते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ हाई कोर्ट में होगा, DG कोर्ट में नहीं होगा। अब इस रिवीजन के अंदर कई बार आता है कि किस मैटर में होता है, दूसरा आता है रिवीजन की एप्लीकेशन कौन लगा सकता है। तो एक चीज़ याद रखना, रिवीजन कोर्ट सो मोटो भी कर सकती है और रिवीजन पार्टीज भी अप्लाई कर सकती हैं। क्या कहा? कोर्ट सो मोटो, अर्थात जहाँ कहीं लिखा हुआ आता है कि कोर्ट रिकॉर्ड मंगवाएगी। क्या कहा? जहाँ कहीं लिखा आता है कि हाई कोर्ट रिकॉर्ड मंगवाती है, सिविल केस और इन क्रिमिनल केस सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट रिकॉर्ड कॉल करवाती है, तो रिकॉर्ड मंगवाना भी रिवीजन कहलाता है। तो पहला तो आपके ध्यान रखना होगा कि एक वर्ड यूज करते हैं, अभिलेख मंगवाना, ठीक है, रिकॉर्ड मंगवाना। और दूसरा है तो सो मोटो, इसका मतलब क्या हुआ? जो रिवीजन है वो आपका स्व मोटो भी हो सकता है, पहली बात। सेकेंड बात आती है पक्षकार भी कर सकते हैं, पार्टीज भी अप्लाई कर सकती है, तो रिवीजन दोनों कर सकते हैं। अब आता है रिवीजन कहाँ होता है? हाई कोर्ट, इन क्रिमिनल 2 कोर्ट। सेकेंड आता है कि साहब ये रिवीजन कौन कर सकता है, तो कोर्ट सो मोटो भी कर सकती है या पार्टी एप्लीकेशन भी दे सकती है। अब आता है तीसरा बात, किन मैटर्स में होती है, किन मैटर्स में होती है रिवीजन, किन मैटर में होती है? नंबर 1 इन सिविल, CPC की हम बात करते हैं, CPC की सिविल की हम बात करते हैं। तो क्या कहता है इसके अंदर? जुरिस्डिक्शन। किसकी बात आई? जुरिस्डिक्शन। 3 वर्ड आते हैं जुरिस्डिक्शन को लेकर, इस अधिकारिकता को लेकर। पहला, जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, दूसरा जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम कर लिया, और तीसरा जुरिस्डिक्शन का मिसयूज कर लिया। तो इन 3 कैटेगरी में क्या हो सकता है? तो बोला इस 3 कैटेगरी में जो है आपके यहाँ पे जुरिस्डिक्शन क्या बोलते हैं, रिवीजन किया जा सकता है। अर्थात रिव्यू न्यू मैटर्स के लिए, रेफरेंस इनऑपरेटिव या इनवैलिड हो जाता है आपका जो डिसीजन आपको देना है, जो एनफोर्समेंट आपको कराना है। और तीसरा रिवीजन जुडिक्शन के लिए और रिव्यू न्यू फैक्ट्स के लिए, ठीक है। तो जुडिक्शन हो गया। और एक और अच्छी बात कहते हैं जो रिवीजन के लिए बड़े काम के, वो ये है जिन मैटर में अपील नहीं होती उन्हीं मैटर में रिवीजन होगा। सेकंड ग्राउंड क्या है? जिन मैटर में अपील नहीं होती उन मैटर में रिवीजन होगा। क्या कहा? जिन मैटर में अपील नहीं होती उन मैटर में रिवीजन होता है। अर्थात यदि आपने क्या कहा, भूल में अपील वाले मैटर में रिवीजन करने चले गए तो क्या होगा? तो उसको कोर्ट रिजेक्ट करने की बजाय उसको इस तरह से सुनेगी कि जैसे आपने अपील ही की है। क्या कहा? जिस तरह से आपने अपील की। क्योंकि कई बार पार्टी गुड फेथ में होती है, उनको पता ही नहीं होता है और वो चली जाती है क्या करने के लिए, वो रिवीजन लगा लेती है। बाद में पता चलता है उसमें तो अपील होती थी, रिवीजन होगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में वो कोर्ट जो है उसको वैसे सुन लेगा कि जैसे मैं अपील ही सुन रहा हूँ, ठीक है। अब यही बात आती है हमारी 399
400 और 401 में, वहाँ पर भी रिवीजन है, सेम चीज़ें चलती, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बस वो प्रोसीजर उसका थोड़ा बढ़ा दे रखा है कि पार्टीज को सुनेंगे, करेंगे। इवन दो CRPC में तो लिखा भी है कि रिवीजन जब जाते हैं तो आप एक्विटल के रिवीजन को कन्विक्शन में नहीं बदल सकते, तो फिर रिवीजन का करना क्या है, तो वो बताते हैं कि रिवीजन किस किस पर्पज़ के लिए की जाती है, क्योंकि एक्विटल को कन्विक्शन अपील है, आप जाइए अपील में अपील कीजिए, और जहाँ अपील हो रही है वहाँ रिवीजन की जरूरत नहीं होती है। तो क्या देखा अपन ने, 113 रेफरेंस, 114 रिव्यू, 115 रिवीजन। अब आपके पास एक सवाल आता है कि क्या रिवीजन के लिए भी कोई ऑर्डर बना हुआ है क्या, अलग से कोई ऑर्डर है क्या? अलग से कोई ऑर्डर नहीं है, पर इसके प्रोविजंस देखने को मिल सकते हैं। कहाँ देखने को मिल सकते हैं? ऑर्डर नंबर 46, रूल नंबर 6 और 7, इसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑर्डर नंबर 46, रूल नंबर 6 और 7 जो है वो बात करती है किसकी, रिवीजन की बात करती है। तो कुछ ऑर्डर के प्रोविजंस भी उसमें दिए गए हैं। अब आता है ये सवाल RGS में 2019 में सवाल था, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन में क्या डिफरेंस है, इन तीनों में क्या अंतर है? अब तो इतना इजी क्वेश्चन आए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, आराम से कर सकते हैं, ये तो सबको ही आता है और आप कर भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ये क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। वैसे इतना सुनने के बाद आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और रिव्यू के डिफरेंसेस के। तो आइए करते हैं इनके डिफरेंसेस। सबसे पहला आता है आपके पास रेफरेंस, कहाँ होता है, हाई कोर्ट में। तो दूसरा आता है हमारे पास रिवीजन, कहाँ होता है, हाई कोर्ट में। तो तीसरा आता है रिव्यू, कहाँ होता है, सेम कोर्ट में। तो पहला अंतर तो आ गया, 2 हाई कोर्ट में होता है तो 1 हमारा सेम कोर्ट में होता है, पहली बात। दूसरी बात आती है किस मैटर में होता है, सेकंड, पहला कहाँ होता है, दूसरा किस मैटर्स में होता है। तो कहता है ये बात करता है, रेफरेंस बात करता है एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन के प्रोविजन से रिगार्डिंग, कि वो देखने से कैसे लग रहे हैं और मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन इनऑपरेटिव हो सकता है या फिर इनवैलिड हो सकता है। रिवीजन कहता है कि भैया मैं होता हूँ जुरिस्डिक्शन के मामले में, ठीक है। और रिव्यू कहता है मैं होता हूँ न्यू फैक्ट्स से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, न्यू फैक्ट से रिलेटेड। 2 अंतर आ गए। तीसरा, रेफरेंस कौन कर सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कर सकता है और पार्टी के एप्लीकेशन पे भी कर सकता है। रिवीजन पार्टी करती है और कोर्ट सो मोटो भी ले सकती है। और तीसरा, रिव्यू पार्टीज के द्वारा किया जाता है। जब मोटे मोटे अच्छे हमारे पास अंतर है तो हमें वो कॉलेज वाले नहीं करने हैं कि साहब ये 113 में होता है, साहब ये 115 में होता है, साहब ये 114 में होता है, ऐसा नहीं करना अपन को, ठीक है। चलिए, रेफरेंस किस मैटर में हो सकता है, सभी मैटर में, चाहे अपील होती हो चाहे नहीं, रिव्यू चाहे अपील होती हो चाहे नहीं, बट रिवीजन उन्हीं मैटर में होता है जिनमें अपील नहीं होती है, उन्हीं मैटर में होता है जिनमें अपील नहीं होती है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, आखिर ये है क्या। अब इन तीनों के साथ हमारा एक और आता है चैप्टर, और वो है अपील। सुना अपील का चैप्टर, मैंने क्लास सेशन में बताया भी था, अपील का चैप्टर बताया था ना। तो यहाँ पे आता है हमारे पास अपील। अपील का क्या क्राइटेरिया रहता है, सवाल आता है अपील का क्या क्राइटेरिया रहता है। ये आई हमारी अपील। इस अपील की बात करें CRPC में चैप्टर नंबर 7, कहाँ से कहाँ तक, 96 से लगाकर 112 तक, और वहीं CRPC में चैप्टर नंबर 29 और सेक्शन 372 से लगाकर 394। अब कई बार जब हम अपील पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक कानूनी लाइन आती है कि इस मैटर की अपील वहाँ होगी जहाँ जनरली उसकी होती है। क्या कहता है, इस मैटर की अपील वहाँ होगी जहाँ जनरली उसकी होती है। तो यहाँ आके कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनरली जहाँ होती है उसका मतलब क्या, कैसे करनी है। तो हम देखेंगे कि अपील के चैप्टर के अंदर हमारे पास अपील कितनी होती है। तो डिक्री की अपील होती है, अपीलेट डिक्री की भी अपील होती है और ऑर्डर्स की भी अपील होती है। तो देखा जाए तो 1 और 2 तरह की अपील होती है, डिक्री की, ऑर्डर की। सिविल में तो क्रिमिनल मैटर में अपील कैसी होती है, ये भी 2 होती है। किसकी होती है, वहाँ पे जजमेंट की भी होती है और ऑर्डर्स की भी होती है। अच्छा, क्रिमिनल में भी ऑर्डर होते हैं, हाँ जी। जब गुजरात का एग्जाम देंगे ना, गुजरात जुडिशरी का, तो ऑर्डर राइटिंग भी आती है क्रिमिनल में भी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्राइटेरिया अलग अलग, किस में कैसी अपील होती है। तो करते हैं अपन, सिविल में कैसे अपील होती है और क्रिमिनल में कैसे अपील होती है। तो चलिए जल्दी से अपने CRPC और CPC के बैलेट ओपन कर लीजिए।
दोनों की अपील के चैप्टर्स निकाल लिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, एपीओ, जेलो और आपकी जितने भी इंटरव्यू की क्लासेस होती हैं, इंटरव्यू जजेस में होते हैं, ये सब उसमें काम आने वाले हैं। तो इसलिए जल्दी से अपने बैलेट ओपन कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। लोग कहते हैं कंसेप्ट, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो आज कंसेप्ट कर लेते हैं, पर भी कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब लॉ रट्टा हुआ, और लॉ को आप अपनी भाषा में नहीं बदल सकते, है ना। चलिए, पहला आता है अपील, किसमें? सीपीसी में। सीपीसी में अपील कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 96 से 112, ऑर्डर 41, 42, 43, 45, ठीक है। देन आता है नंबर 2 अपील। फिर से अपील करेंगे हम कहाँ पर? क्रिमिनल मैटर में। कहाँ पे होती है? सेक्शन नंबर 372 से 394 में। वहाँ कोई अलग से ऐसे ऑर्डर नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 अपील के प्रोविजन हैं। जब भी आप अपील का कोई सेक्शन पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल 96 और 372, एक कहा जाता है कि जब तक ये अन्यथा उपबंधित ना हो अपील होगी या अपील नहीं होगी। अपील होगी तो किस मैटर में होगी, अपील नहीं होगी तो किस मैटर में नहीं होती। क्योंकि जनरली ये मंशा होती है कि ज़्यादा अपीलेट कब नहीं हो, बार बार अपील नहीं हो, क्योंकि बार बार अपील होने से क्या होता है, डिसीजन नहीं आ पाता है, डिसीजन ख़राब हो जाता है, जस्टिस नहीं हो पाता है, तो थोड़ा इग्नोर रहता है कि अपील ना हो। जैसे आप देखेंगे रेवेन्यू एक्ट में जाएंगे, वो एक प्रोसीजर लॉ है, वहाँ पर भी अपील के प्रोविजंस बताते हैं। टेनेंसी एक्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी अपील के प्रोविजंस बनाते हैं। और सभी जगह स्टार्टिंग होती है, जब तक ये अन्यथा उपबंधित ना हो अपील नहीं होगी, सिवाय इन मैटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात 96 और 372 भी कहता है। अब हमारे पास आता है भैया अपीलेट कोर्ट कौन कौन से हैं, इन्हें सिविल और इन्हें क्रिमिनल। सीपीसी में पहला अपीलेट कोर्ट कौन होता है? डीजे कोर्ट। क्या कहा? फर्स्ट अपीलेट कोर्ट कौन होता है? फर्स्ट अपीलेट कोर्ट डीजे कोर्ट। और सेकेंड अपीलेट कोर्ट देखा जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यानी यहाँ पर 3 अपीलेट कोर्ट है, डीजे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। डीजे कोर्ट की हम बात करते हैं, मैंने लिखा फर्स्ट, और हाई कोर्ट अगर मैं सेकंड कर दूं तो फिर किसके लिए हो जाएगा? तो बोला सीनियर कोर्ट और सीनियर सिविल कोर्ट और सिविल कोर्ट। क्या कहा? सीनियर सिविल कोर्ट और सिविल कोर्ट की फर्स्ट अपील डीजे कोर्ट में होगी और इनकी सेकेंड अपील हाई कोर्ट में। तो इसका मतलब इनके लिए ये फर्स्ट और सेकेंड हो गई, जबकि डीजे कोर्ट की अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में। जबकि डीजे कोर्ट की फर्स्ट अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में। और जब जब कोई मुद्दा आया, जरूरत पड़ी तो सेकंड अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि कब एसबी की अपील डीबी में हो सकती है, सिंगल बेंच की, कब डिवीजन बेंच में हो सकती है। इसको डबल बेंच ना बोल के डिवीजन बेंच हिंदी में बोलते हैं। एकल पीठ और खंडपीठ, ठीक है। अब आता है हमारे पास क्रिमिनल के अंदर कौन कौन सा अपीलेट कोर्ट है। तो सबसे पहला हमारा सेशन कोर्ट, ये हमारा अपीलेट कोर्ट है, और देन हमारा हाई कोर्ट, और कुछ मैटर्स में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। अब आता है सेशन कोर्ट। जैसे यहाँ पे डीजे कोर्ट देखा, 2 लोगों की अपील होती है, तो सेशन कोर्ट में किन किन की अपील होती है? तो बोलते हैं बहुत लंबा क्राइटेरिया है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ठीक है। देन आता है हमारे पास CJM, ACJM, ठीक है। और जब जब जरूरत पड़ेगी तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी हो सकती है कुछ मैटर्स में अपील। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि जब मैं सेशन कोर्ट की बात करती हूँ तो सेशन कोर्ट किसके इक्विवेलेंट होता है? एडिशनल किसके इक्विवेलेंट है? सेशन के। तो हमारे पास एक असिस्टेंट सेशन कोर्ट भी है, कभी सुना आपने? असिस्टेंट सेशन कोर्ट है। या असिस्टेंट सेशन कोर्ट की अपील का बंटवारा किया गया है। क्या कहा? कि हमारे पास असिस्टेंट सेशन कोर्ट है और असिस्टेंट सेशन कोर्ट की अपील का हमारे पास बंटवारा किया गया है। कैसा बंटवारा किया गया है? कि यदि असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन 7 साल या उससे कम का अपराध करता है तो उसकी अपील अलग जगह होगी, और यदि वो 10 साल तक की सजा, 7 साल से ऊपर और 10 साल तक, क्योंकि टोटल वो 10 ईयर्स की सजा दे सकता है, तो जहां सेशन कोर्ट 7 साल से ऊपर और 10 साल तक की सजा देता है तो अपील अलग हो जाएगी। तो अर्थात यह सेशन कोर्ट हम यहाँ असिस्टेंट सेशन कोर्ट हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और हम असिस्टेंट सेशन कोर्ट को इसके साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर वो 7 साल से
साल से कम देगा तो अपील इसकी सेशन कोर्ट में होगी, और वो ऊपर देगा तो यहाँ हाई कोर्ट में हो जाएगी। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और बाकी सेशन कोर्ट की हाई कोर्ट में, और कुछ मैटर हैं, जैसे मैंने कहा कुछ मैटर है, अर्थात सेक्शन नंबर 379 CRPC, उस मैटर में हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है। तो जब यहाँ 2 अपील के प्रोविज़न आए तो फिर एक और आएगा हमारे पास। कौन सा आएगा? आइए भाई, एक और हमारे पास अपील का प्रोविज़न है, और वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कौन है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाना है तो ये आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पर आर्टिकल 132 के तहत आप अपील कर सकते हो, और 2 तरह से कर सकते हो, 133 सिविल, 134 क्रिमिनल। क्या कहा? या सिविल मैटर की या क्रिमिनल मैटर की। इन दोनों के लिए 134A में आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और जब ये प्रोसीजर फुलफिल नहीं होता है तो यू हैव ए एडिशनल राइट 136 SLP। आप कहाँ जा सकते हैं? 136 SLP में भी जा सकते हैं। तो ये देखिए, अपने पास अपील के 3 प्रोविज़न आ गए। सिविल में अपना प्रोविज़न आ गया, क्रिमिनल का अपना आ गया, और कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। ये आर्टिकल है भाई, अगर बाद में आपको नहीं समझ आया तो पता चलेगा मैम ने क्या लिखा। आर्टिकल है। क्या है ये? आर्टिकल है। तो ये आपके अपील का प्रोविज़न है। अर्थात ये जो चैप्टर है, क्या क्या चैप्टर हैं? रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस, अपील कैसे होगी, कहाँ होगी, यहाँ से लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, JLO, APO, इंटरव्यू, सभी जगह काम आएगा। और स्पेशली एक अच्छी वकालत करने के लिए भी इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट सजेशन कहते हैं, मैं मत बोलिया करें ये सब, जिनको ज्वाइन करना होगा वैसे ही कर लेगा। क्या पता बेटा मेरे बार बार कहने से मन हो जाए और आ जाए। कहते हैं ना, अपन नहीं तो वकालत करते क्या बोलते हैं, झूठ को इतनी बार दोहराओ सच बन जाए। बार बार बुलाओ शायद उसका मन हो जाए। तो कभी कभी आपके मन को भी मनाना पड़ता है। ठीक है, अब आती है यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज चलते हैं, कैसे ज्वाइन करें मैम को, क्योंकि रोज मैसेज आते हैं कि कैसे ज्वाइन करें, क्या फीस है, कैसे ज्वाइन करें, क्या फीस है। अभी तक ये सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर टीचर की डायरेक्ट बात होती है आपसे, अन्यथा तो पता ही नहीं था। टीचर पढ़ के निकल जाओ, टीचर के कभी दर्शन दूर से हो जाए। जो एक्टिव बच्चा होगा वो जाके मिलेगा, जो सिंपल सिंसियर बच्चा होगा वो सिलेक्शन करेगा, नहीं मिल पाता, तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एट द टाइम हमारे पास क्या क्या कोर्स चल रहे हैं, नए बैचेस कैसे चलते हैं, कब आप ज्वाइन कर सकते हैं, कब आप ऐड हो सकते हैं, और क्या फ़ीस होती है, क्या फ़ीस इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, क्या फ़ीस एक साथ देनी पड़ेगी, फाउंडेशन कोर्स कितने मंथ का होता है, क्या हम रिवीजन में बैठ सकते हैं, क्या हम 1 ईयर के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के साथ एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कहना, मेरे पास फ़ोन आते हैं, बच्चा पूछता है मैं LLB फर्स्ट ईयर में हूँ, LLB फर्स्ट ईयर में हूँ, या मैं 5 ईयर लॉ कर रहा हूँ और मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, क्या मुझे अभी से जुडिशरी की तैयारी करनी चाहिए, क्या मुझे अभी से जुडिशरी की तैयारी करनी चाहिए, क्या मुझे अभी से कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर मैं थोड़ा सा रुक के करूं। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा, जब आपने सपना देखा है जुडिशियल ऑफिसर बनने का, जुडिशियल ऑफिसर बनने का, जनरली बहुत अच्छी डेस्टिनी वाले लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाते हैं। बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे प्रीवियस 3 इयर्स पहले से ही तैयारी शुरू कर लेते, 3 साल 4 साल पहले ही तैयारी शुरू कर लेते, वो टारगेट होता है उनका। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, LLB करने से पहले 3 साल दे दो, या LLB करने के बाद 3 साल दे दो, ये आपकी चॉइस है। देना तो है ही, ऐसा नहीं है कि आज रातों रात पढ़ने बैठ गए सिलेक्शन हो गए, ना ना, ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, वो अलग बात है, कई बार किस्मत साथ दे देती है, थोड़ा सा पढ़ के जाते हो एग्जाम में आ जाता है, पूरा पढ़ के जाते हो नहीं आता, वो अलग बात है, बहुत रेयर ही होते हैं वो बच्चे, अन्यथा 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो मेरा तो सजेशन यही है, अगर मुझसे सजेशन चाहते हो तो सजेशन यही है कि जब आप अपीयरिंग में हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे 4th सेमेस्टर में हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप दे दीजिए, स्टार्ट कर लीजिए अपनी तैयारी। चाहे आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके करें, चाहे आप सेल्फ स्टडी करके करें, चाहे यूट्यूब चैनल देके करें, चाहे गूगल सर्च करके करें। अगर आपने अपना मुद्दा बना लिया है कि मुझे जाना इसी में है, अपना मोटिव बना लिया मुझे इसी में जाना है, तो आप पहले दिन से तैयारी शुरू कर लें, क्योंकि
आफ्टर LLB 3 इयर्स देना मुश्किल हो जाता है, फैमिली में बहुत सारे बर्डन्स हो जाते हैं, बहुत सारे लाइबिलिटीज़ आ जाती है, परिवार को भी संभालना होता है, इतना पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है, उनको भी करना है, तो क्यों हम 3 साल बाद टाइम वेस्ट करें। 3 साल पहले में क्या है, अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई बर्डन नहीं है, माइंड तुम्हारा फ्री है, वो अलग बात है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा मोबाइल, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, उसमें फैमिली कभी तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, वो आपकी खुद की बनाई हुई समस्या है जो आपने उधार ली है और खुद ही को करना है। लेकिन परिवार आपको इन 3 सालों में कभी कुछ नहीं कहेगा, अभी आप पढ़ रहे हो, बट जब यहाँ आ जाओगे वो ना कहे, बट कई बार उनकी बात ना में भी हाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है, इसलिए इसके साथ करना मुश्किल है। धीरे धीरे एज भी बढ़ती है तो सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो तो सेम रहती है, लेकिन हमारे पास लाइबिलिटीज जब जब ज़्यादा आएगी तो यहाँ पे असर करेगा, तो चीज़ें धीरे धीरे कम भी होगी, फिर हम टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे, कुछ करने बैठे तो काम आ गए, एक फ्रेंड का कॉल आ गया, वो भागे चले गए, क्योंकि दोस्त भी तो हमारा ज़रूरी है, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वो भी करना है। लेकिन सबके साथ एक बैलेंस्ड लाइफ भी तो बना के चलनी है कि सपना देखा है तो पूरा करो ना। अब मैं आपको बताऊँ, कुछ ऐसे बच्चे भी 2 बार दिया नहीं हुआ, 3 बार दिया नहीं हुआ, टूट गए। क्यों टूट गए? सपना देखा एक बार और सही, और नहीं तो वकालत है ही है। मैंने कई बार कहा हम कुछ ना तो हम वकील तो है ही है, वकील में कमी थोड़ी ना। आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे 2016, 17, 18 से पढ़ा रहे हैं, वो आज खुद पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो कोचिंग खोल रहे हैं। हमें तो खुशी है ना कि हमारे यहाँ से जो गया कुछ तो कर रहा है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, देख बेटा तूने ज्वाइन किया तो जुडिशियल ऑफिसर बनेगा, नहीं बन पाया हो सकता तुम एडीजे बनोगे, तुम एडीजे नहीं बन पाए तो हो सकता तुम जेलो एपीओ निकालो, तुम वो भी ना बन पाए, तुम एक अच्छे एडवोकेट तो हो और साथ में तुम पढ़ा सकते हो, तुम कुछ तो करोगे, तुम घर बैठोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं पढ़ाई ऐसा रही हूँ, मैं आपको इतना कॉन्फिडेंट में ला रही हूँ कि आप खुद से पढ़ा सकते हो, लेकिन फ़ायदा तो होगा, नहीं सो तो बेटर है, कुछ तो करेंगे। और इन सब के अलावा वकील तो आप है ही है ना, एक अच्छा नॉलेज होगा, आप जज के साथ एक अच्छा आर्ग्यूमेंट कर पाएंगे, आप उनको देख पाएंगे, बता पाएंगे साहब लॉ में क्या लिखा है, तो नुकसान तो कहीं है ही नहीं। इसलिए मैं कहूँगी कि जो बच्चे अक्सर मुझे मैसेज करके पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं मैम सजेशन दीजिए, उनके लिए यही सजेशन है कि ड्यूरिंग लॉ आप अपना जुडिशियल ऑफिसर बनने का सपना शुरू कर लीजिए। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, वो कीजिए। अगर आप यूपी से हैं, यदि आप बिहार से हैं, यदि आप दिल्ली का सपना देखता है तो आप वहीं से अपने जीके जीएस स्टार्ट कर लीजिए। इंग्लिश ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी आती है दिल्ली के अंदर, आप उसको इम्प्रूव कर लीजिए। तो आपके पास ऑप्शन है। हिंदी मीडियम वाले हैं वो हमेशा एक ही कहते हैं हम हिंदी भाषी देशों के ही देंगे, आप कीजिए ना कोशिश, किसी एग्जाम देने जाइए इंग्लिश का। जब आप 2 घंटे आप बैठेंगे आपको खुद में मोटिवेशन आएगा, नहीं यार मुझे करना चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा। मैंने ऐसे कई हिंदी मीडियम वालों को देखे हैं जिन्होंने इंप्रूव करके इंग्लिश में 30 मार्क्स लेके आ रहे हैं, 32 मार्क्स लेके आ रहे हैं। आप कर सकते हैं, आप ट्राई तो कीजिए, कैसे नहीं कर सकते हैं। नहीं तो गुजरात में गुजराती सीख लीजिए, इंग्लिश नहीं आती तो गुजराती सीख, ऑप्शन तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। और जब आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो हिंदी मीडियम वालों आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। मैं एक्सेप्शन हूँ, हर जगह एक्सेप्शन हूँ, मैं नहीं सीख सकती, मैं अपवादों में आती हूँ, पर हैंग अपवादों में थोड़ी आवा, बस कोई तो जो काम करना भी जरूरी है, तो आपको करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो LLB वाले अब दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछना है, मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, अब आता अगला सवाल मेरे पास एडीजे के लिए। मैम हायर जुडिशरी की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज होती है, क्या मैं अभी 32 का हूँ, मुझे अभी से कर लेना चाहिए, 2 साल लग जाएंगे क्या तैयारी के। तो क्या बताऊँ मैं आपको, एडीजे की तैयारी तो है ही ऐसी अच्छी कि आपको 6 महीने ही काफ़ी होते हैं उसके लिए, बट यहाँ पहुँचते पहुँचते इतनी सारी लाइबिलिटी आ जाती है लाइफ में कि उनको उठाना आपकी पहली प्रायोरिटी बन जाती है। इसलिए जब मूड हो जाए उसी समय स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको पास 2-4 घंटे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वकालत भी ज़रूरी है भाई, घर भी चलाना है। तो जब समय मिल जाए, भले आप 30 साल के शुरू कर लीजिए, 31 के कर लीजिए, बहुत सारे कानून हैं, उनको समझना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, तो वो काम आएगा। और एक स्मार्ट स्टडी होती है, एडीजे के लिए पूरा नहीं पढ़ना होता, स्मार्ट स्टडी करेंगे तो सक्सेस हो जाओगे, नहीं तो नहीं। अब आता है आपके पास, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें हायर जुडिशरी के लिए। हायर जुडिशरी के लॉ अपने आप में वैल्यू रखता है, लेकिन इसके साथ ट्रांसलेशन को वैल्यू दीजिए, हिंदी और इंग्लिश ऐसे को दीजिए, और जजमेंट राइटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब हमारे पास एक नया चल रहा है आजकल, प्री तो हम निकालेंगे मेन कर लेते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं। आप तैयारी सबकी बराबर करो ना, इतना आसान नहीं है ना कि आप सब कुछ निकाल लोगे प्री, एकदम इतना आसान थोड़ी है। लेकिन अपना ये रखो, कॉन्फिडेंट इज अ गुड, लेकिन प्रिपरेशन में अपनी कमी नहीं रखनी अपने को। प्रिपरेशन तो प्री की भी करनी है, मेन की भी करनी है, इंटरव्यू की करनी है, जब तक अपना सिलेक्शन ना हो जाए। देन आता है एट द टाइम SULC में ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों हैं, ऑनलाइन भी है
और ऑफलाइन भी, हर चीज़ के लिए आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। इवन तो मोस्ट ऑफ ऑनलाइन मिलेगा। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती है, वो आपके फ़ायदे के लिए चलती है, इसलिए टेंशन ना करो। लाइव क्लासेस चलती है, उसका अपने एक टाइम फिक्स होता है। आपको जो कोर्स चाहिए यहाँ अवेलेबल मिलेगा, लॉ से रिलेटेड, स्पेशली जुडिशरी से रिलेटेड, है ना, बाकी के नहीं, जैसे क्लेट नहीं, जुडिशरी से रिलेटेड है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। टेस्ट सीरीज चलती रहती है यहाँ पर, पूरे साल की चलती है, थोड़े थोड़े टाइम की चलती है। अभी हाल ही में एक बहुत अच्छा लॉन्चिंग होने जा रही है और वो है पर सब्जेक्ट की। क्या कहा? पर सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट करेगी और इसकी फ़ीस भी थोड़ी कम है बाकी की तुलना में। ऐसे मेरी फ़ीस ज़्यादा होती है, आपको पता है, क्योंकि मैं ना ज़्यादा करती हूँ तो फीस भी थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। बट उसकी क्या है, हमने जो टारगेट किया वो है CRPC, टोटल चैप्टर 37। डेली का 37 डेज टेस्ट होगा आपका। क्या कहा? फर्स्ट डे से लेकर डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे करते करते 37 डेज तक आपका टेस्ट होगा। 37 टेस्ट होंगे CRPC के, अर्थात आपको रोज एक चैप्टर पढ़ना है और रोज आपको टेस्ट देना है। ये एक सब्जेक्ट का नहीं, ये सारे लॉ के होंगे, अनलिमिटेड लॉ है इसमें इंडिया की सभी जुडिशरी के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। क्यों ऐसा है? इसका रीज़न क्या है कि सबसे बड़ी है कंटिन्यूटी, जो नहीं हो पाती है। तो ऐसे 37 इसके, तो 37 डेज ये चलेगा, फिर इसके साथ CPC चलेगा, तो उसके लिए आपके लिए इजी हो जाएगा कि जो स्ट्रेटेजी प्लान बनाते हैं कि मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट करूँगा, तो किया और अपना कर लिया। क्यों? जब आप गाइड सोल्व करने बैठते हैं ना, बहुत इरीटेट हो जाते हो, इतने सारे क्वेश्चंस समझ ही नहीं आता, मेंस क्वेश्चन तो निकल जाते हैं हाथ से, इरीटेट हो जाते हो, रिपीटेड हो जाते हो। नहीं तो क्या हुआ, आज मैंने सब चैप्टर पढ़ा, आज का आज मैं अपना टेस्ट दूंगा और टेस्ट में मेरे 100% मार्क्स चाहिए। अगर एक सवाल है तो एक का एक आना चाहिए, 2 है तो 2 में से 2 आना चाहिए, 3 है तो 3 में से जितने क्वेश्चन हैं वो मेरा 100% आना चाहिए। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरा सेम डे पता चल गया। क्यों? क्योंकि आप 484 सेक्शन पढ़ेंगे, एग्जाम में तो 15 सवाल आने हैं, फिर वही गलत करके आ जाते हो। और अगर मैं 100 सवाल देती हूँ आपको एक चैप्टर के, तो यूजलेस है, क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी गाइड्स आती है, मतलब 1200, 1500, 1800 क्वेश्चन। और आजकल तो आप इतना दिमाग खराब हो रहा है आप लोगों का, इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप बन गए हैं, इतने सारे पेपर आते हैं, आपको समझ ही नहीं आता, दिन भर अपनी आंखों को मोबाइल में रख लेते हो आप, और एक भी कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। मुझे समझ नहीं आता ये लोग जो इतने ग्रुप्स बना रहे हैं, इतने नोट्स डाल रहे हैं, क्यों अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट करते हैं। जो समझदार बच्चा है वो खुल के ही नहीं देखेगा, लेकिन जो ना समझे वो बेचारा भटक जाएगा, 1, 1.5, 2 साल तो भटकने में निकल जाएंगे। भाई भला किसी का कर ना सके तो बुरा तो मत कर किसी का। क्यों आप करते हो दिन भर मैसेजेस? आप भी पढ़े, उनको पढ़ने दे, आप सेलेक्ट हुए, आप भी तो लॉ के स्टूडेंट हैं, आप सेलेक्ट हुए, कहाँ दिक्कत है? मेरे पास में इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, फ़ोन करता ऑनलाइन क्लास, भैया नेटवर्क मजबूत है तो ज्वाइन करना, मत करना, भैया 5 घंटे तो ज्वाइन करना, मत करना। क्योंकि जब तू पढ़ ही नहीं पाएगा तो क्या करेगा ज्वाइन करके? हमें तो बड़ा बड़ा रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे तो, मेरे को तो एक ही रहता है, बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होने चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट भले ही कम हो, मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। कम में काम कर लेते हैं हम, उतने अकेले करने वाली हूँ। फ़ोन भी मैम अटेंड करेगी, मैसेज भी मैम करेगी, आपके जैसे इंटरव्यू चलते तो ऑडियो भी मैम सुनेगी, रिप्लाई भी मैम को ही करना है, सब कुछ मैम ही करना है, तो उतना ही करो ना जितना मैं कर सकती हूँ। और जो बच्चा आए वो 100% रिजल्ट लेके जाए। और हुए पहले बच्चे आए, जेलो सेलेक्ट हुए, फिर वही बच्चे वापस RJs बने, जेलो सेलेक्ट होके गए तो भी रोज़ उनके फ़ोन की जाके देखिए, आप पूरा ट्रांजेक्शन देखिए, लंबा ट्रांजेक्शन मिलेगा, सारे पेपर हर चीज़ उनको वहाँ बैठे मिलेगी। टारगेट क्या? बच्चे आ गए, जुड़ गया, सेलेक्ट होके जाए। अब जो बीच में चले जाए, पकड़ पकड़ के तो ना लाए हमारे से, किन्हें पकड़ लाऊं बताओ मैंने। तो कंटिन्यूटी जरूरी है, तो ये टेस्ट एक कंटिन्यूटी बेस पे चला जा रहा है। फीस इसकी कम है क्योंकि ताकि हर कोई ले सकता है, नहीं तो क्या होता है बड़ी फीस हर कोई नहीं दे सकता है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली। अब देखिए एक दिन में आपने CRPC की एक चैप्टर किया, आपने अपनी गाइड से 50 सवाल सॉल्व कर लिए, परेशान, कुछ समझ नहीं है, उसमें 2 गलत हो गए, कौन बताएगा इसका आंसर क्या है? 10 जनों को फ़ोन किया, 6 घंटे खराब कर दिए, 10 यूट्यूब चैनल देखे, 10 गूगल देखे, सब कुछ खराब हो गया, और पूरा एक चैप्टर ही खराब। ये फेंकी CRPC, नहीं पढ़नी मुझे, अब IPC उठाता हूँ मैं। इस बहाने इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो वाकई ज़रूरत वाले हैं। इतने सारे पढ़ने के चाहे कम फोकस करना है, कम काम करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। सेलेक्ट उन्हीं बच्चों का तो जो स्मार्ट स्टडी करता है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं और हर एक कोर्सेज का अपना रूल और रेगुलेशन चलता है। आप उसको अच्छे से देखें और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, एक बार आप जब जुड़ जाते हैं तो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट बन जाते हैं। फिर हमारे जो मोटिवेशनल ऑडियोज़ आते हैं, क्योंकि देखो पढ़ना खुद को ही है, पर आपको पढ़ाने वाला भी कोई चाहिए, काम खुद को ही करता है पर कराने वाला भी चाहिए, तो वो ऑडियो भी आपके साथ साथ चलते रहते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। बहुत सारी बातें आपके लिए एक्स्ट्रा हो गई,
आपको जो पसंद नहीं है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, सॉरी। लेकिन अगर ये सब नहीं बताऊंगी तो कैसे पता चलेगा आपको कि क्या कोर्सेज हैं, क्या ज्वाइन कर सकते हो, किन चीज़ों की वजह से आपका नुकसान हो रहा है और इन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।